हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। भौतिक अर्थात फिजिक्स से संबंधित जिसमें हम प्रकाश अर्थात लाइट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो मुख्य रूप से योजना चक्र के बुक से रहेगा। तो आइए आप बिना समय व्यर्थ किए प्रयोगशाला परिचालक एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। याद रखें, यह जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश से है। प्रकाश से संबंधित हमारा आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? ऑप्शन ए 320 से 400 nm, ऑप्शन बी 200 से 280 nm, ऑप्शन सी 280 से 320 nm, ऑप्शन डी 400 से 600 nm। तो 320 से 400 nm विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको आंसर पता है तो पहले आप आंसर को कमेंट में बताइए, उसके बाद हमारे बताए गए आंसर को देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शन ए 100 से 400 nm, ऑप्शन बी 400 से 700 nm, ऑप्शन सी 740 से 10,000 nm, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सौर विकिरण 400 से 700 nm में दिखाई देता है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है अभी के पैटर्न के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका डिटेल देखते हैं। पृथ्वी में आने वाले सौर विकिरण परास 100 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण के पराबैंगनी विकिरण परास 100 nm से 400 nm, दृश्य प्रकाश परास 400 nm से 700 nm तथा अवरक्त किरण का परास 700 nm से 10�6 nm में विभाजित किया जा सकता है। तो सौर विकिरण को 100 नैनोमीटर से 10�6 नैनोमीटर तक विस्तृत किया गया है, इसे आप याद रखें। और इस सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश तथा अवरक्त विकिरण में विभाजित किया जा सकता है। और उसका कितना कितना परास में विभाजित किया जा सकता है उसे इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान्य प्रसार होता है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान्य प्रसार होता है तो कितना होता है वो हमें बताना है। ऊपर व्याख्या में हमने अभी देखा था, ऊपर ऑप्शन में 400 nm से 700 nm तक लिखा हुआ था, लेकिन इस ऑप्शन में 400 से 700 nm नहीं दिया है, लेकिन उसके करीब का कौन सा है? 390 nm से 780 nm। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 nm से 750 nm तरंगदैर्घ्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो 390 nm से 750 nm तक विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? वह है, मानव आंख का दृश्य प्रकाश की किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, वो पूछा गया है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5500 तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। इसका डिटेल देखते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 या 555 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 nm से 700 nm होती है, और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंगदैर्घ्य वाली किरणों के, विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणें तरंगदैर्घ्य 555 nm के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होती है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है, अर्थात पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणों के लिए मानव नेत्र अधिक सुग्राही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो यह तरंग एवं कण दोनों के समान इसकी प्रकृति होती है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। जब प्रकाश व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि के जैसे व्यवहार करती है तो उसे तरंग माना जा सकता है, और जब प्रकाश कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव
की तरह व्यवहार करती है तो इसे प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलते हुए प्रतीत क्यों होता है, ये पूछा गया है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होने के कारण वह सीधी रेखा में प्रतीत होता है, सीधी रेखा में चलते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा इसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर 4 कथन दिया है, उसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिक होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है। याद रखिए, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। यहाँ हमने इसी के जस्ट ऊपर में ये क्वेश्चन देखा है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है और प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। प्रकाश की गति निर्वात में शून्य अवकाश में 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगर प्रकाश की गति निर्वात में देखा जाए तो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति पानी में, अब यहाँ पर पानी में बताया जा रहा है, इस समय निर्वात में बताया गया था, पानी में बताया जा रहा है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है पानी में। प्रकाश का वेग कांच में बताया गया है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। आकाशीय पिंडों मतलब आकाश में जो पिंड है, एस्ट्रॉइड है, ये सब पिंड एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होती है, तो मतलब प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता कितना है, ये पूछा गया है। मतलब किस में पूछा जा रहा है, निर्वात में। और निर्वात में हमने देखा था 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, याद रखिए। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है और यहाँ मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड में देखना पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितनी है, ये पूछा गया है। तो प्रकाश की गति 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है निर्वात में, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, तो यह निर्वात में सबसे अधिक होता है। कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में इसका वेग होता है। इसका डिटेल देखते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। प्रश्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश का वेग इस प्रकार है। यहाँ बस और अलग अलग माध्यम दिया गया है, जैसे हीरे में, पानी में और हाइड्रोजन में, तो इसको भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ बताया गया है। देखो निर्वात में हमारा है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको राउंड फिगर में कितना लिया जाता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये भी गलत नहीं है, दोनों सेम है, इसको याद रखिए। हीरे में होता है, हीरे में अगर प्रकाश का वेग देखा जाए तो 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में देखा जाए तो 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसे आपको याद रखना है। हाइड्रोजन में 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसे सबको आपको याद रखना है। अभी के समय में कूट वाले क्वेश्चन में इसे मिलाने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है, तो यह कांच के बीच से जब जाता है तो इसका वेग क्या है, न्यूनतम हो जाता है। इसको डिटेल देख लेते हैं। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। कांच हो या कांच के अलावा जिस वस्तु या प्रकाश का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। जैसे कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम हो जाती है। किसमें, कांच में न्यूनतम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है, सूर्य के प्रकाश को धरती में पहुंचने में कितना समय लगता है, ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8.5 मिनट लगता है, मतलब 8 मिनट 5 सेकंड के आसपास सूर्य के प्रकाश को धरती में पहुंचने में समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में
500 सेकंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने पर लगभग 8.5 मिनट होता है, मतलब 8 मिनट 5 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश का पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट लगता है, 8 मिनट 5 सेकंड, और सेकंड में देखा जाए तो 500 सेकंड लगता है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल प्रभावित होते हैं वे हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल प्रभावित होते हैं वो कौन सा वेरिएबल प्रभावित होता है? किसके बीच में यह वेरिएबल प्रभावित होता है? तो यह तरंग दैर्ध्य और वेग के बीच में। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है, मतलब वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है। याद रखें, प्रयोगशाला परिचालक और आबकारी विभाग के आधार पर हमने छत्तीसगढ़ के पूरे जीएस को एमसीक्यू के माध्यम से हमारे चैनल में अपलोड किया है। आपको अगर नीड हो तो आप उसे भी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रह जाता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा चीज अपरिवर्तित रहता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए तीव्रता, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी आवृत्ति। तो इन सब में से आवृत्ति जो रहती है वह अपरिवर्तित रहती है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश का संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश का संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा संपादित होती है, मतलब प्रकाश को संश्लेषित किस क्रिया के द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण 6CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, प्लस 12H2O वाटर, प्लस प्रकाश ऊर्जा, प्लस पर्णहरित। इन सब के क्रिया से क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन। इस तरीके से ऑक्सीजन निकलता है, प्लस 6H2O और पर्णहरित में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, मतलब कौन सी गैस प्रयुक्त होती है इसमें? तो इसमें नियॉन गैस प्रयुक्त होती है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नियॉन गैस विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनने का घटना होता है। इसका डिटेल देखते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है। इस परिघटना के परिणामतः वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, मतलब किससे जब प्रकाश गुजरता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो हीरे से कांच में जाने की प्रक्रिया में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रश्नगत विकल्पों में हीरा का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करते हैं यह पूछा गया है। तो यह पूर्ण अभियांत्रण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिका होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकाश का क्षय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर में किस परिघटना का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। कहने का मतलब तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो यह प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तंतु प्रकाशिकीय संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ विचार करके सही कथन को बताना है। यहाँ 4 कथन दिया है, कौन कौन सा सही है। पहला कथन, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ये तो सही है। दूसरा कथन, प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी कथन सही है। ऊर्जा उपभोग इसमें बहुत कम होता है। तीसरा, प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, तो ये भी कथन सही है। चौथा कथन, भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सघन है, तो यह कथन गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकाश क्षय नहीं होता है, मतलब प्रकाश ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। वर्ष 2000 में स्टरलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रकाशिक तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया, ना कि रिलायंस उद्योग समूह द्वारा। कौन से समूह के द्वारा किया गया था? स्टरलाइट कंपनी के समूह के द्वारा प्रकाशिक तंतु का निर्माण किया गया था, रिलायंस समूह के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग होता है तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंडोस्कोप है। एंडोस्कोप क्या है? तो यह क्या संकीर्ण दूरदर्शी है, या फिर कैमरा का प्रकार है, या सरल सूक्ष्मदर्शी है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि एक एंडोस्कोप इन चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, क्योंकि एक एंडोस्कोप एक चिकित्सकीय उपकरण है जो चिकित्सा में उपयोग होता है। इसका डिटेल देखते हैं। एंडोस्कोप एक चिकित्सकीय उपकरण है, इसे कैमरा का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र देखने के लिए करते हैं। इसे मानव की प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या है, जिसे मृग तृष्णा भी कहते हैं? मृग मरीचिका का क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान या गर्मी के दिनों में सड़क पर चलने पर मृग मरीचिका का अर्थात पानी का भ्रम होता है। इसका डिटेल देखते हैं। मृग मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेषक
अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेषक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेषक का भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती है तब वह विरल हो जाती है और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तनांक होती है। अतः किसी दूरस्थ या सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश जो जो हवा की परतों में अपवर्तित होता है त्यों त्यों वह अभिलंब से अधिकाधिक विचलित हो जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। फलतः प्रेषक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको डिटेल बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीचिका का बनना उदाहरण है। मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो यह कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, इसे ही मरीचिका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना है और इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो यहाँ 4 तथ्य दिया है, उसमें किसके कारण मरीचिका बनती है? ऑप्शन ए स्थलीय तापन के कारण, दूसरा दिया है प्रकाश परावर्तन, तीसरा प्रकाश अपवर्तन, चौथा प्रकाश विवर्तन। तो इसमें जो मरीचिका जो बनता है वह स्थलीय तापमान के ऊपर उठने के कारण और प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। तो ये जो है हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? हीरा जो कटा हुआ रहता है वह क्यों जगमगाता है, क्यों चमकता है, ये पूछा गया है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे चमकने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि हीरे के चमक का आधारभूत कारण क्या है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है। ऑप्शन बी उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। ऑप्शन सी वह बहुत कठोर होता है। ऑप्शन डी उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है जिसके कारण वह असाधारण रूप से चमकने लग जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक अर्थात 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की प्रक्रिया होती जाती है। याद रखिए ये विज्ञान के समूह का प्रश्न है, तो यह सिर्फ प्रयोगशाला परिचालक के लिए नहीं, स्टेट और सेंट्रल सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप देख सकते हैं हमारा पहला ही क्वेश्चन इसमें यूपीपीएससी मेंस का है और अभी के समय में इसी पैटर्न पर व्यापम और सीजीपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो याद रखिए आज का प्रश्न कल के सिलेक्शन की चाबी है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर दिया कीजिए, उसके बाद हमारे आंसर को देखा कीजिएगा। इसका व्याख्या हमारे पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकता है। देखिए अभी जो है हमारा कथन और कारण से संबंधित है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी के व्यापम और सीजीपीएससी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी पैटर्न में बना रहे हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। जैसे इसमें कथन ए है और कारण आर है और इस कथन और कारण के संदर्भ में हमें देखना है कि कौन सा सही है और वही हमें आंसर देना है। पहले देखते हैं कथन ए, हीरा अपने ही आकार की
अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो इसमें कथन को पढ़ के ही समझ आ रहा है कि यह कथन सत्य है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, मतलब चमकता है। लेकिन कारण जो है यह गलत है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, यह कारण इसमें गलत है। क्योंकि हीरे की झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक के कारण होती है, ना कि कम अपवर्तनांक के कारण। तो इसके अकॉर्डिंग कथन सही है, कारण गलत है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका और डिटेल देख लेते हैं। हीरे की झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक लगभग 2.42 के कारण होती है। परिणाम स्वरूप इसका क्रांतिक कोण कम हो जाता है तथा इसके विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यही कारण है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच के अधिक झिलमिलाता है, कांच से अधिक झिलमिलाता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.51 होता है। इस प्रकार कथन ए सही है, जबकि कारण आर गलत हो जाएगा। इसमें क्लियर बता दिया गया है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है और यहाँ पर बताया गया है कांच का अपवर्तनांक 1.51 होता है। तो हीरे के अपवर्तनांक अधिक होने के कारण क्रांतिक कोण कम हो जाता है। अपवर्तनांक अधिक होता है तो क्रांतिक कोण कम हो जाता है, जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हीरा झिलमिलाने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशियल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो इस तकनीक का नाम होलोग्राफी है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामीय चित्र बनाया जाता है। त्रिआयामी का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशियल, ठीक है, 3D चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के आधार पर कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिल्म में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामीय चलचित्र भी तैयार किया जाता है। वास्तविक त्रिआयामीय चलचित्र भी तैयार किया जाता है, इसे याद रखें। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, उसका डिटेल आपको कमेंट में मिल जाएगा। कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कीजिएगा। और याद रखें, इसके अलावा आबकारी विभाग के से संबंधित तथा स्टेट में होने वाले सभी एग्जाम से संबंधित MCQ क्वेश्चन हमारे चैनल में डाला गया है, जिसे आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, चाहे वह छत्तीसगढ़ का हो या भारत के परिप्रेक्ष्य में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो होलोग्राफी का करते हैं। अभी हमने डिटेल देखा था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है, यह पूछा गया है। तो इसे रोस्टर स्कैन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से क्या संबंध है जो आर पार जाती है, ये पूछा गया है। तो इसका संबंध सभी पारदर्शी माध्यम जैसे ठोस, द्रव और गैस में से गुजरती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्ध्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव और गैस से गुजरती है, तब इसकी किरणों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती है। इन किरणों को रमन किरणें कहा जाता है। जब तरंगदैर्ध्य प्रकाश किसी भी पारदर्शक माध्यम से गुजरती है, तो उसमें मूल प्रकाश की किरणें अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें में उपस्थित होती है। इसे ही रमन किरण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोडक्शन के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो ऑडियो प्लेयर में लेजर बीम प्रयुक्त होता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CD प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जो CD की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। CD की चमकदार परत से परावर्तित होकर
ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। जब सीडी को आप सूर्य की किरणों में देखते हैं तो इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे दिखती हैं, तो इसकी व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है? चारों ऑप्शन में ये पूछा है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परावर्तन एवं विवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर ये रंग बिरंगे दिखते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी पूछा जाता है, इसे याद रखें। ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर सुरक्षात्मक लेकर कोडिंग, प्रोटेक्टिव लेकर कोडिंग होती है जो कि थिन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। यही सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुष रंग दिखाई देने का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिया है और कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, तो यह कथन गलत है, यह अधिक नहीं होता। दूसरा कथन, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है, तो ये भी कथन गलत है क्योंकि यह 0.75 गुना होती है, ना कि 0.95। अगर यहाँ पास 0.75 रहता तो हमारा आंसर ये सही हो जाता। नेक्स्ट कथन, रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, तो ये बात सही है। पुलिस जो है डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए, तो इसमें हमारा तीसरा और चौथा कथन सही है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और कारण से संबंधित है। सबसे पहले कथन देखते हैं। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सही है। अब कारण की तरफ देखते हैं। आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 से s तक बना रहता है। कहने का मतलब आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है, मतलब सामने से प्रकाश को हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है, तो यह कथन गलत है। यह 0.1 सेकंड तक नहीं, 1/16 सेकंड के बाद तक बना होता है। यहाँ 0.1 सेकंड के बदले अगर 1/16 रहता तो हमारा आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, कथन सही है लेकिन कारण गलत। इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका डिटेल में वही लिखा है जो मैंने बताया है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि, मतलब इसका कारण पूछा गया है। दूरदर्शन का जो संकेत है, जो टावर का, वो एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलता है, इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण पृथ्वी की सतह वक्राकार होता है, जिसके कारण दूरदर्शन के संकेत ज्यादा दूर तक नहीं मिल पाते। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से ना टकराकर आगे बढ़ जाते हैं। सिग्नल पृथ्वी की सतह से ना टकराकर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेक्षण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रक्षेपण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवृत्ति मॉड्यूलन। यही जो है प्रयुक्त तकनीक रहेगा इसका। श्रव्य संकेतों के प्रक्षेपण हेतु आवृत्ति मॉड्यूल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा विकृति से मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह किस प्रकार का बनता है? तो वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। याद रखें, मानव के जो रेटिना होता है उस पर जो चित्र बनता है वह उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा होता है ये तो क्लियर है क्योंकि रेटिना छोटी है, लेकिन वह उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिटेल देखते हैं। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य
तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई पड़ता है। जो तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क पर सूचना पहुंचाई जाती है, वहां पर इसकी सूचना सीधा पहुंचाता है अनुभव के आधार पर, इसलिए यह हमें सीधा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो ये ऊपर कई क्वेश्चन पूछ रहा है, बस तरीका बदल दिया है। यह उल्टा और वास्तविक होता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? किस कारण से एक आंख की अपेक्षा दो आंख होना ज्यादा उपयुक्त हो सकता है? क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण यह है कि इस कारण से, मतलब किस कारण से? दो आंख होने के कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। दो आंख होने के कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है, जिसके कारण दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दो आंखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीक होती है तथा गहराई व दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में परिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो यह अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉमन है, इसे मैक्सिमम लोग जानते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है, उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंगदैर्ध्य के पराबैंगनी विकिरण से आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे का रंग दर्शाता है? पूछा जा रहा है किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए उसकी पृथ्वी से दूरी, ऑप्शन बी उसका ताप, ऑप्शन सी उसकी ज्योति, ऑप्शन डी उसकी सूर्य से दूरी। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। इसका डिटेल देख लेते हैं। विशाल तारे स्वतः चमकदार गैसों की पिंडे हैं। जो तारे हैं वो चमकदार गैसों की पिंडे हैं जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे रहते हैं। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा 0.5% लौह तथा अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों का सतह स्पेक्ट्रम ही इनके रंगों का निर्धारण करता है। किसी तारे का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारों में स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अतः ये नीले दिखाई देते हैं, जबकि सबसे कम गर्म तारे लाल दिखाई देते हैं। सबसे गर्म तारों से सबसे कम गर्म तारे के रंगों का क्रम उनके ताप के साथ अगर देखा जाए तो नीला रंग का जो तारा होगा वो 50,000 से 28,000 केल्विन तक होता है, और नीला श्वेत, जो दोनों मिक्स होते हैं नीला और श्वेत, वो 28,000 से लेकर 10,000 केल्विन तक, और श्वेत कलर का जो तारा होता है वो 10,000 से लेकर 7,500 केल्विन तक, और श्वेत और पीला कलर का जो तारा होता है उसका ताप 7,500 केल्विन से लेकर 6,000 केल्विन तक होता है, और पीले रंग का तारा 6,000 केल्विन से लेकर 4,900 केल्विन तक होता है। तो वही नारंगी रंग का तारा 4,900 केल्विन से लेकर 3,500 केल्विन तक होता है, एवं लाल 3,500 से लेकर 2,000 केल्विन तक हो सकता है। तारों का जीवन काल इनके द्रव्यमान एवं चमक पर निर्भर करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तारों का जीवन काल इनके द्रव्यमान एवं चमक पर निर्भर करता है। जो तारा अधिक चमकीला होता है उसकी जीवन काल उतना ही कम होता है। जो तारा सबसे ज्यादा चमकता है उसका जीवन काल कम होता है। इसे आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो धूल के कण जो है प्रकाश के विसरण का कारण है, और आंसर ऑप्शन बी। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो गर्म में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है? तो ये धूल के कारण, धूल और कण के कारण होता है, अभी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पैटर्न का क्वेश्चन अभी आने वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दो कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन, यदि मैजेंटा रक्ताभ, नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। ऑप्शन एक को फिर से देखते हैं। यदि मैजेंटा रक्ताभ, नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। तो यह कथन बिल्कुल सही है। एक तरफ मैजेंटा रंग का वृत्त और एक तरफ पीला रंग का वृत्त, दोनों के दोनों अगर एक दूसरे को काटेंगे तो उनके मिश्रण से लाल रंग बनेगा। तो हमारा ऑप्शन मतलब व्याख्या पहला सही है। दूसरा देखते हैं। यदि सायन, यह सायन लिखा है लेकिन इसे स्यान बोला जाता है, ठीक है। यदि स्यान हरिताभ नीला और मेजेंटा रक्ताभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। स्यान और मेजेंटा दोनों रंग एक दूसरे को जब काटेंगे तो उसका रंग क्या निकलेगा? नीला निकलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग पहला कथन दूसरा कथन दोनों सही है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। जिस प्रकार लाल, हरा तथा नीला को प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स माना जाता है, उसी प्रकार हरिताभ नीला, रक्ताभ नीलोहित तथा पीला को प्राथमिक वर्ण माना जाता है। लाल, हरा और नीला को प्राइमरी कलर बोला जाता है, तो वहीं स्यान, मेजेंटा तथा पीला को प्राथमिक वर्ण माना जाता है। प्राथमिक रंगों या वर्णों को आपस में मिलाने से श्वेत रंग या वर्णक प्राप्त होता है। मतलब ये छयों के छह रंग को अगर एक साथ आप मिला देते हो तो सफेद रंग प्राप्त होता है। जब रक्ताभ, नील लोहित तथा पीले रंग के वृत्त को मिलाते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होता है। अतः कथन एक सही हो जाएगा। उसी तरह हरिताभ नीला और रक्ताभ नीला लोहित रंग को मिलाने पर प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला हो जाता है। तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। ठीक है, स्यान और मेजेंटा है उसे याद रखें, हिंदी में उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण होता है ये पूछा गया है। तो यह उसके तरंगदैर्ध्य के कारण निर्धारित होता है। हमारा आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य के कारण। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। इसीलिए ट्रैफिक लाइट में लाल रंग का उपयोग किया जाता है खतरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? तो लाल रंग का है, अभी हमने देखा था। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसका मान 7.5 गुणित 10 की घात -5 है। मतलब 7.5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, जिसका मान 4 इंटू 10⁻⁻5 सेमी होता है। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो बैंगनी रंग है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? बैंगनी रंग है। इसमें भी वही चीज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है। डिटेल देखते हैं। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैंगनी, तदुपरांत जामुनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। इसीलिए प्रश्नगत चारों रंगों की प्रकाशों में नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग की न्यूनतम होती है। याद रखें, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है और जिसका कम तरंगदैर्ध्य होता है उसकी सबसे अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कार्य से संबंधित। कथन ए, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। तो यह कथन गलत होता है, क्योंकि लाल प्रकाश का ऊर्जा सबसे कम होता है, तो हरे से अधिक कैसे हो जाएगा? इसका कारण देखते हैं। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है, तो यह कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है, जिसके कारण ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कथन ए, मतलब कथन ए गलत है, परंतु आर कारण सही है।
आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ डिटेल में वही चीज दी है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 700 nm, हरे रंग के तरंग दैर्ध्य 530 nm से अधिक होता है, अतः कारण आर सही है। कारण आर सही है। प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, अब ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आगे देखते हैं, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? मतलब वास्तविक जो सूर्योदय होता है उससे पहले ही, कुछ समय पहले ही सूर्य उदय दिखने लग जाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है ये पूछा गया है। तो यह प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण होता है, आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण सूर्योदय के पूर्व समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण अपवर्तन है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कुछ पूछा जा रहा है, किसके द्वारा सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? तो यह बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा। गहरे समुद्र में सतह से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त किरणों के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अवरक्त किरण के प्रयोग के द्वारा किया जाता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, मतलब ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त होता है? तो इसका कारण ऑप्शन ए हो जाएगा, इसकी तरंग दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है, मैंने अभी ऊपर बताया भी था। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चूंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है और यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है कि दूर से ही वाहन चालक इसे देखकर अलर्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण से संबंधित। कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो यह कारण भी सही है। तो इसमें हम लोग को सही व्याख्या को चुनना है, तो देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल का जो लाइट है लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है लेकिन उसमें तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, दोनों को याद रखना। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाए जाने का सर्व प्रमुख कारण यह है कि लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है तथा यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वायु कणों में कम विकृत होने के वाला लाल रंग व्यक्ति तथा वाहन चालक तक अधिक मात्रा में पहुंचता है और दिखाई पड़ता है तथा उद्देश्य की पूर्ति करता है। उद्देश्य की पूर्ति मतलब इसका उद्देश्य क्या था कि दूर से ही खतरे की निशानी को देखकर अलर्ट हो सके। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, जब सूर्य किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती है तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है। शेष रंगों का मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है। आप देखे होंगे सूर्योदय हो या सूर्यास्त के समय ज्यादा से ज्यादा जो सूर्य का रंग है वो लाल कलर का दिखता है क्योंकि बाकी कलर जो है वो उसके मार्ग में ही प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण हमें सूर्य लाल दिखता है। आकाश का रंग नीला होने का कारण भी इसी में निहित है। आकाश का रंग नीला होने का कारण भी इसी में निहित है। सूर्य से दूर हम सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि प्रकीर्णित रंगों को देखते हैं। सूर्य से दूर हम लोग जिसे देखते हैं वो प्रकीर्णित रंगों को देखते हैं, न कि सूर्य के प्रकाश को। चूंकि बैगनी और तत्पश्चात जामुनी एवं नीले रंग लघु तरंगदैर्ध्य के कारण प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसीलिए आकाश में नीला रंग दिखाई पड़ता है। तो जिसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा उस वो रंग दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसका प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है। इसी वीडियो को बार बार देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ व्याख्या भी बताया गया है, जिससे आप आसानी से अप्रोच लगा पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिया है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन, आकाश के नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का कम प्रकीर्णन है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो यह गलत है। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम के बेस पे होते हैं। तीसरा, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है। आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। चूंकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमणपाती होता है और बैंगनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, अतः उनका प्रकीर्णन अधिक होता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है। इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है। याद रखें, प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ पाता है। इसी कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। वर्षा के बाद बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती है, जो प्रिज्म स्पेक्ट्रम की भांति व्यवहार करती है, जिनसे प्रकाश विक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बनाती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। विक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बनाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है। बार बार सुनने से हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसलिए सुनते रहिए। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला रंग का दिखाई देता है। इसका डिटेल देखते हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, जो इस प्रकार है: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसे बैजानी, हापा नाला या विबग्योर से याद करके रख सकते हैं। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल का सबसे अधिक। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित गैस के अणुओं तथा धूल कणों, पराग कणों आदि से टकराता है। जब प्रकाश की किसी कण से टकराता है, तो या तो वह उस कण के आर पार निकल जाता है, अथवा उसके द्वारा परिवर्तित या छितरा दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक प्रकीर्णन हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, पर बैगनी, जामुनी एवं नीला प्रकाश हवा में मौजूद अणुओं आदि से प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाकर आकाश को देखें तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर धूल के कण ज्यादा नहीं है, तो वो प्रकीर्णित नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है। अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई देता है? तो वह काले रंग का दिखाई देता है। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत किसके कारण होता है? यह आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इसे आपको याद रखना है। परावर्तन और प्रकीर्णन कारण है समुद्र का पानी नीला दिखने का। किसी रंग विकिरण का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैगनी एवं नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, यही कारण है कि इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। इस परिघटना के फलस्वरूप समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है। वही चीज है, बस अलग अलग कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है।
प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो यह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसारी मतलब प्रसार होना किसी भी कण का, प्रकाश का। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही है, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। मान लीजिए पृथ्वी के पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो नीला रंग का दिख रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपों को कौन सा रंग का दिखेगा? तो वह पीला रंग का दिखेगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो यह दर्पण से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधे एवं वस्तु से छोटा बनते हैं। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसीलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेम क्वेश्चन, इसमें आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों में पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? कहने का मतलब वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें उत्तल दर्पण को लाया जाता है, अभी भी हमने देखा था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण को काम में लेते हैं? तो अवतल दर्पण को लेते हैं। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अवतल दर्पण एवं गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल काटने व बनाने वाले शीशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए है, अवतल दर्पण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? धूप से बचने के लिए जो छाते में रंग संयोजन किया जाता है निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? याद रहे ये धूप से बचने वाले छाते का बोला जा रहा है, बारिश से नहीं। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊपर उजला नीचे काला रंग का होना चाहिए, मतलब ऊपर सफेद रंग का और नीचे काला रंग का होना चाहिए। श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतः परावर्तक है जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है, अतः छाते की ऊपरी सतह सफेद होने से ही गर्मी में धूप से बचा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। पूछा जा रहा है खगोलीय दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकृति का होता है? तो यह प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डिटेल। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके होते हैं तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए कुल प्रतिबिंबों की संख्या 360 बट्टे थीटा -1 होती है। मतलब जैसे दो समतल दर्पण है आमने सामने रखा गया है तो कितने थीटा कोण पर झुका हुआ है उस थीटा को हम यहाँ पर रखेंगे तो उसकी संख्या हमें पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर, मतलब यहाँ पास एक दर्पण इसके मध्य रखने पर उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो इसमें बहुत सारे बनेंगे। आंसर हमारा ऑप्शन डी अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। बोला जा रहा है जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है, घूर्णित मतलब घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा।
तो इस स्थिति में परावर्तित किरण का घूर्णन कोण दर्पण के घृणित कोण से दोगुना हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण की दिशा परावर्तित नहीं होती है, तब परावर्तित किरण का घूर्णन कोण दर्पण के घृणित कोण से दोगुना हो जाता है। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण से संबंधित, पहले कथन देखते हैं। यातायात संकेतकों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। तो यह बिल्कुल सही बात है। किसी भी मणिकाओं पर अगर प्रकाश जाता है तो वह चमकने लग जाएगी, सिंपल सी बात है। इसका कारण देखते हैं, क्या कारण सही है। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होते हैं जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। तो यह बिल्कुल सही कारण है। ऊपर दिया गया कथन का ये बिल्कुल सही कारण है, इसलिए हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका डिटेल देखते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण पर या उससे अधिक कोण पर प्रकाश की पूर्ण रूप से उसी माध्यम से वापसी हो जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यह मणिकाएं अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वे तेजी से चमकती है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ये तो आपको पढ़ने से ही समझ आ रहा होगा, फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो 7 रंगों को प्रकाश से अलग करने का तरीका, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारने पर क्या हो जाएगा, 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। इसका डिटेल देखते हैं। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बनता है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्ध्य के कारण ये 7 रंग के प्रकाश अलग अलग होकर वर्णपट्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम जानने के लिए इंग्लिश में विबग्योर और हिंदी में बैजानी हापानाला आपको याद रखना है, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। तो इसके आधार पर हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नीला, हरा और पीला, अगर सही क्रम देखा जाए तो। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है, तो आपको याद रखना है। बैजानी हापानाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, नारंगी, फिर लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है। इसमें बोला जा रहा है जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है, मतलब यह किसके कारण होता है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। पहला दिया है परिक्षेपण, दूसरा अपवर्तन, तीसरा आंतरिक परावर्तन। तो ये तीनों के कारण ही इंद्रधनुष बनता है, तो ये तीनों ही सही हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। डिटेल देखते हैं। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। मतलब परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन, ये तीनों के विक्षेपण से सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या है, इंद्रधनुष। इन तीनों के विक्षेपण से इंद्रधनुष बनता है। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होती है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो आपको अगर वो याद रहेगा बैजानी हापानाला, तो आपको पता चल जाएगा कि मध्य में कौन सा रहता है। तो इस ऑप्शन के आधार पर मध्य में हरा रंग होता है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। स्पष्ट है कि मध्य में हरा रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं। पूछा जा रहा है इंद्रधनुष के किनारों पर कौन कौन सा रंग होता है, तो बैगनी और लाल होता है। इसमें आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो याद रखिए दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य एग्जैक्ट पृथ्वी के ऊपर होती है, अतः प्रकाश का अपवर्तन बूंदों में नहीं हो पाता, जिसके कारण इंद्रधनुष नहीं बनता है।
आइए डिटेल देखते हैं। दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होते हैं, अतः प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता और इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं पड़तेंगे। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं। जब सूर्य पूर्व में होता है अर्थात सुबह के समय, तब इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, क्योंकि पूर्व से सूर्य उदय होता है तो पश्चिम में इंद्रधनुष दिख सकता है। तथा जब सूर्य पश्चिम में होता है अर्थात शाम के समय, इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देता है, मतलब अपोजिट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो कथन तो ये सही है, जल में अगर तिरछा देखा जाए तो वो झुकी हुई प्रतीत होती है, कोई भी क्षण रखो या डंडी रखो। लेकिन किस कारण से होता है उसे देखते हैं। कारण, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। तो ये इसका कारण गलत है, प्रकीर्णित होकर नहीं। जो छड़ी जो है झुकी हुई प्रतीत होती है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोने पर छड़ी छोटी तथा जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब छड़ी के डूबे हिस्से से चलने वाली किरणें जल की सतह पर पहुंचती है तो वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण अविलंब से दूर हटकर अपवर्तित होकर हमारी आंख में प्रवेश करती है। इस कारण कथन ए सही है और कारण गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। तो यह कथन बिल्कुल सही है, ये निकट प्रतीत होता है। दूसरा कथन, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। मतलब जल के तल से अगर देखे तो ये भी कथन सही है। इसलिए पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए डिटेल देखते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में अपवर्तन का सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी दिशा और चाल में परिवर्तन होगा। प्रथम स्थित परिस्थिति में जल से बाहर स्थित प्रेक्षक के संदर्भ में प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम मतलब जल से वायु में प्रवेश करती है। अतः अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति में निकट प्रतीत होती है। द्वितीय परिस्थिति में जल के अंदर स्थित प्रेक्षक के संदर्भ में प्रकाश विकिरण विरल माध्यम अर्थात वायु से सघन माध्यम अर्थात जल में प्रवेश करती है। अतः सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करेगा अर्थात कौन से दर्पण या लेंस के भांति, वो पूछा गया है। तो जल में वायु का बुलबुला अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका कारण देखते हैं। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अगर उसकी सतह को देखा जाए तो वो उत्तल होती है, क्योंकि ये इस तरीके से गोल होता है और ये इसकी सतह है तो ये उत्तल होती है। अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। देखो, अपवर्तनांक अधिक होने के कारण जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है, मतलब उत्तल का अवतल की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला किस तरीके का व्यवहार करता है, तो यह अपसारी लेंस जैसे व्यवहार करता है, ऊपर व्याख्या में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब हम समतल दर्पण में देख सकते हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ये पूछा है। तो उसकी ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। याद रखिए, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। समझ लीजिए कोई बच्चा या कोई व्यक्ति जो है 2 फीट का है तो दर्पण 1 फीट का होना चाहिए। अगर कोई एच ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो यह अनंत होती है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपनी खड़ा संपूर्ण
प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। उसको पूरा प्रतिबिंब अपना देखना है तो न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए, तो यहाँ पास कितना मीटर लंबा व्यक्ति है वो बता दिया गया है। तो यहाँ 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है, तो इसका आधा होना चाहिए। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 0.75 मीटर। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हो 1.5 मीटर बताया गया था, तो 2 से भाग दिए तो यहाँ पास 0.75 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। याद रखें, ये जो दोष है वो नाम के विपरीत होता है। दूरदृष्टि दोष अर्थात दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। तो इसमें पूछा गया है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो कौन सा दर्पण या लेंस काम में लिया जाता है, तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पास 4 कथन दिया है, उसमें से एक ही कथन सही नहीं होगा। तो चारों ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। तो यह बिल्कुल सही है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में क्या होगा, वह दूर की पिंडों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऑप्शन बी, लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, निकट में पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यही कथन गलत है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल नहीं उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुओं पर दृष्टि केंद्रित करने में परेशानी होती है। यह दोष मुख्यतः आंख की पुतली के अधिक छोटे होने के कारण या कार्निया के अधिक समतल होने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ना कि अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए नतोदर कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए नतोदर अवतल उसे अपसारी लेंस कहा जाता है जिसका उपयोग किया जाता है। अपसारी का मतलब क्या होगा, जैसे लेंस से टकराएगा तो सारी किरण जो है अपसरित हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग दिशा पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देखता है लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैं ऊपर बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। याद रखें, मायोपिया निकट दृष्टि दोष का ही नाम है, तो इसे अवतल लेंस के माध्यम से ठीक किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति किसके द्वारा होती है, तो यह अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा होती है। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश के क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रकाश है उस क्षेत्र से दूसरे कमरे में प्रवेश करता है जहां पर अंधेरा है, तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे उसे नीचे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है, कहने का मतलब जैसे आप बहुत धूप से आ रहे हैं, उसके बाद आप घर में एंट्री करते हैं तो कुछ समय के लिए चीजें नहीं दिखाई देती, उसके धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका मुख्य कारण आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के में अनुकूलित होना। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। जब कोई मानव तीव्र प्रकाश से अंधेरे में प्रवेश करते हैं तो मानव नेत्र अपने को उस अंधेरे के प्रति अनुकूलित करता है। फलतः कुछ समय बाद उसे वस्तु दिखाई देने लगती है। आंखों में स्थित कोन फोटोरिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होते हैं, जबकि रॉड रिसेप्टर अंधेरे में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूलन होते हैं। तीव्र प्रकाश के क्षेत्र में से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर रॉड रिसेप्टर को कार्यशील होने में थोड़ा समय लगता है। यह मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं।
जो पढ़ाई के समय जो ग्लासेस पहने जाते हैं उसमें काम आने वाले लेंस किस से बने होते हैं, अर्थात ग्लासेस किस लेंस से बने होते हैं, जो चश्मा होता है किस प्रकार के लेंस से बना होता है, तो यह उत्तल लेंस से बना होता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले आकार वाले ग्लासेस को उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। यह अंत से आने वाली प्रकाश को सिकोड़ता है, अतः इसे अपसरित लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस में करते हैं। यह दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त होता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में संकेंद्रण होता है। आंख में संकेंद्रण होता है तो यह किसके कारण होता है, या लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के कारण होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आंख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। तो ये बिल्कुल सही है, पहले के वीडियो में हमने देखा है। ऑप्शन डी, सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, हल्के रंग के कपड़े ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन गाढ़े रंग के कपड़े ज्यादा गर्म हो जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये गलत है। तो इसके लिए हेड मिरर का उपयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। तो इसमें ए, बी और सी सही है, ऑप्शन डी गलत है। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। डिटेल, हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टर द्वारा कान, नाक, गले की जांच करने के लिए किया जाता है। यह एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है, इसका छिद्र छोटा होता है इसलिए अवतल दर्पण होता है। प्रश्नगत अन्य तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसमें नदोत्तर दर्पण प्रयुक्त होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कारों की हेडलाइट, खोज बत्ती आदि में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण या नदोत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा खोज बत्ती से समांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सेंटीमीटर में, हमें बताना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो इसकी न्यूनतम दूरी 25 होती है। आंसर ऑप्शन ए होता है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देता है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्थान पर। सामान्यतः आंख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आंख की निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु की तरह दूर बिंदु भी होता है। सबसे निकट जितने सेंटीमीटर में वस्तु देखा जा सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तक सबसे निकट वस्तु देखा जा सकता है। इसे आंख का निकटतम बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु की तरह दूर बिंदु भी होता है। सामान्य आंख के लिए यह अनंत होता है। इस प्रकार सामान्य मनुष्य की नेत्र दृष्टि का विस्तार 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है। आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके परिवार से परिवर्तित होता है, तो यह सिलियरी मांसपेशियों द्वारा परिवर्तित होता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से आंख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आंख के लेंस की फोकल दूरी परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की शक्ति मापी जाती है। आंख की शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसकी शक्ति डायोप्टर के द्वारा मापी जाती है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी
तो इसकी फोकस की दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे में पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो इसकी पावर 0 डायोप्टर होती है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे का द्वार और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? कमरे का द्वार और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? तो इसमें आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, F इज इक्वल टू 22 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से कौन से भाग की तुलना की जाती है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फिल्म की तुलना की जाती है। आंख का रेटिना परावर्तन कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। रेटिना अपने से टकराने वाली प्रकाश किरणों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तन कर देता है, जिन्हें दृश्य सिराएं मस्तिष्क तक ले जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। आंख का रेटिना परागत कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करती है। रेटिना अपने से टकराने वाली प्रकाश किरणों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देती है। अपने से जो टकराने वाली प्रकाश किरण है उसे विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करती है, जिन्हें दृश्य सिराएं मस्तिष्क तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है? तो मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, मनुष्य के नेत्र कार्य प्रणाली फोटोग्राफी कैमरे से मिलती जुलती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कार्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती है। दृष्टि पटल रेटिना इसे फोकस करता है, जहां पर वस्तु का छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब तो मनुष्य की आंख में दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य की आंख फोटोग्राफी कैमरे की भांति कार्य करता है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कार्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती है। दृष्टि पटल इसे फोकस करता है, जहां पर वस्तु का छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो यहाँ रेटिना पे बनता है। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनती है। अभी भी वही पूछा है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है। मतलब वो जो अपारदर्शी रंग है वह किसके कारण होता है? वह जिसे वह परावर्तित करता है। याद रखिए, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। डिटेल, जब प्रकाश किरणें वस्तुओं पर आपतित होती है तो वे उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ती है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। प्रकाश का परावर्तित भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश का परावर्तित भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं। तो रंगीन टेलीविजन में कौन से आधारभूत रंगों से अन्य रंग बनते हैं वो पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल, हरा तथा नीला, RGB। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाली कैथोड किरण नलिका में 3 विभिन्न फास्फर का प्रयोग होता है जो लाल, हरे तथा नीले रंग को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो इसका आंसर भी RGB हो जाएगा, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। तो वह प्रकाश का रंग कौन से रंग में हो जाता है? तो यह सफेद रंग का होता है। प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। इनको मिलाने से द्वितीयक रंगों जैसे पीला और मैजेंटा का निर्माण हो सकता है। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों रंगों को मिलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है?
कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? पीला, लाल और नीला। तो इसमें काला रंग हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन रंग मूल रंग है, ये हैं तीन रंग कौन कौन से मूल रंग है उसे पूछा गया है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है, बैजानी हापा नाला। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है जो इस प्रकार है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। उल्लेखनीय है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर पार कराया जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, याद रखें, विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रंगों में विषम को पहचानिए, विषम को पहचानना है। तो हरा, लाल और पीला प्राथमिक, तो भूरा जो है वह विषम रंग हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंग विबग्योर में भूरा रंग नहीं पाया जाता है, अतः भूरा रंग असंगत है। उल्लेखनीय है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर पार कराया जाता है तो यह 7 रंगों में विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में टूट जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण अथवा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण इसी घटना के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी का पैटर्न ऐसा ही है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए और उपरयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है ये बताना है। पहला घटना, गोधूली से सूर्य का अमाप, गोधूली से सूर्य का अमाप। दूसरा कथन, उषा काल में सूर्य का रंग। तीसरा, उषा काल में चंद्रमा का दिखना। चौथा, आकाश में तारों का टिमटिमाना। पांचवा, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। तो इसमें दृष्टि भ्रम कौन सा है ये पूछा गया है, जो भ्रमित होते हैं। तो इसमें पहला कथन, गोधूली से सूर्य का आमाप, यह दृष्टि भ्रम है। उसमें दूसरा, उषा काल में सूर्य का रंग, यह भी दृष्टि भ्रम है। और चौथा, आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी दृष्टि भ्रम है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। डिटेल देखते हैं। संध्या के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखना एक दृष्टि भ्रम है। उषा काल में सूर्य का लाल दिखना एवं आकाश में तारों का टिमटिमाना भी एक दृष्टि भ्रम है। आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वे अनवरत नहीं चमकते बल्कि पल पल चमकना बंद करते रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तारे निरंतर एक समान चमकते रहते हैं, यह टिमटिमाते नहीं हैं, वो हमें ऐसे दिखते हैं। वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली परतें होती हैं, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश का अपवर्तन इस विभिन्न घनत्व वाली परतों से होता है और प्रकाश की मात्रा घट बढ़ जाती है। साथ ही वायुमंडल की परतें भी हिलती रहती हैं, अतः तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 3 पार्ट में प्रकाश से संबंधित सभी एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो स्टेट और सेंट्रल सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप तीनों पार्ट को देखिए। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रयोगशाला परिचारक में यह दिया गया है। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी डाउट हो या सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।